नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मेरे भाई, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप हमेशा अच्छे रहें, ये हम हमेशा चाहते हैं। मेरे भाई, ये वीडियो नंबर 5 है, नहीं, ये वीडियो नंबर 6 है मेरे भाई। और इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक, यानी जो क्लास 12th का एक सबसे खतरनाक चैप्टर माना जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। भाई, केमिकल काइनेटिक का ऑब्जेक्टिव करना काफ़ी मुश्किल होता है और बोर्ड में पूछा भी जाता है। 2017 और 2018 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि पसीना छुड़ा देने वाले क्वेश्चन आए हैं मेरे भाई। लेकिन आज हम सारे उन क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके लिए खतरनाक लगते हैं, और हर एक क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो संभावनाएं बन सकती है। तो आज मेरे पास टोटल 45 से 46 क्वेश्चन है, और सारे के सारे अलग अलग कंसेप्ट से हैं मेरे भाई, और सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। बस आपको लास्ट तक और अंतिम तक बने रहना है, और आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, फोड़ डालेंगे एकदम बिल्कुल। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है मेरे पास जो बहुत लोग यूट्यूब पर नहीं कराए हैं, क्योंकि बोर्ड के लिए काफ़ी दिक्कत होता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसको। और टीचर कराने में भी सोचता है कि भाई अगर कराएंगे तो व्यू घट जाएगा, ये घट जाएगा। मेरे को भाई व्यू की चिंता नहीं है, क्योंकि व्यू है ही कहाँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उन सारे शानदार क्वेश्चनों को करेंगे और एकदम डिटेल ऑपरेशन करके कर रहे हैं। और मेरे भाई, यदि आप यहाँ पे आए हैं कि केवल टिक आउट करके और कम समय में करके चले जाएं, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से और उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं। इसलिए टाइम तो लगेगा। तो वीडियो हो सकता है मेरे भाई लंबा चले जाए, कोई बात नहीं, आप 2 बार में देख लीजिए, पॉज कर करके देख लीजिए, आराम आराम से देख लीजिए, ये तो आपके हाथ में है, क्योंकि वीडियो है रिकॉर्डेड, लाइव नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई मेरे, आपका चैप्टर है केमिकल काइनेटिक। बिल्कुल, केमिकल काइनेटिक चैप्टर है, यानी रासायनिक बल गति। ठीक है, और क्लास आपका है 12th, और ये मैं रहा, मेरा नाम है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 by 1। ये आपके समय समक्ष क्वेश्चन रहा पहला। वैसी अभिक्रिया जो तत्काल समय में, तत्काल मतलब इंस्टेंट टाइम में हो जाए मेरे भाई, इंस्टेंट टाइम में हो जाए, बहुत ही तात्क्षणिक समय में हो जाए, तो उसे हम तीव्र रिएक्शन कहते हैं। तीव्र रिएक्शन बहुत कम समय में होता है मेरे भाई। मंद रिएक्शन को होने में कई महीना लग जाता है, या कई वर्ष लग जाता है। कई वर्ष लग जाए तो उसे हम मंद रिएक्शन कहते हैं। और मेरे भाई, जिस अभिक्रिया को होने में ना ज़्यादा अधिक समय लगे और ना ज़्यादा कम समय लगे, उसे हम मध्यम रिएक्शन कहते हैं, मीडियम रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, मंद अभिक्रिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेरे भाई, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। फिर वो अभिक्रिया कैसी होती है, याद रखिएगा। जितनी भी आयनिक रिएक्शन होता है मेरे भाई, आयनिक आयनों का जितना रिएक्शन होता है, वो सारे के सब फास्ट रिएक्शन होते हैं। या जितने भी विस्फोटक रिएक्शन होते हैं, जितने भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होते हैं, बम बारूद वाली अभिक्रियाएं होते हैं मेरे भाई, वो सब के सब विस्फोटक होते हैं। और मध्यम अभिक्रियाएं, इन दोनों अभिक्रियाओं को छोड़ दीजिए तो बाकी दुनिया में होने वाली सभी अभिक्रियाएं मध्यम अभिक्रियाएं होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 2। ताप में वृद्धि से अभिक्रिया के दर में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, आपको पता होगा, दर को हम रेट कहते हैं इंग्लिश में, इसे ही वेग भी कहते हैं, और इसे हम आर से सूचित करते हैं। तो अभिक्रिया के दर में क्या परिवर्तन होगा जब हम ताप में वृद्धि करेंगे? देखिए, अगर रेट के विषय में पूछे मेरे भाई, तो याद रखिएगा, ताप को बढ़ाएंगे तो अणुओं की जो अभिक्रिया करने वाले, मान लीजिए यहाँ ए है प्लस बी है, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके ए बी बनाता है। तो ए बी के अंदर छोटे छोटे ऐसे परमाणु होंगे मेरे भाई, छोटे छोटे परमाणु होंगे। बी के अंदर छोटे छोटे परमाणु होंगे, और यही परमाणु आपस में टकराते हैं, टक्कर होता है, तो प्रोडक्ट का निर्माण होता है मेरे भाई। जितना ज़्यादा आप ताप बढ़ाएंगे इसके अणुओं में, जितना ताप बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाने से, याद रखिएगा, ताप बढ़ाने से इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये आपस में काफ़ी ज़्यादा टकराने लगते हैं। और जब ज़्यादा टक्कर होगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, यानी अभिक्रिया के दर में वृद्धि होगी। दर में क्या होगी? वृद्धि होगी, याद रखिएगा, अभिक्रिया तेज होगा। एक और बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कि दर की बात करें तो अगर प्रतिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, प्रतिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, अंदर जगह बढ़ता है मेरे भाई, तब वो अणु की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है मेरे भाई। दाब आप बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे
तो दाब बढ़ाने से भी अणु जो होते हैं एक दूसरे के पास आएंगे और पास आने की वजह से उनके 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 कोलिजन जो टक्कर है उनमें बढ़ जाता है और टक्कर बढ़ने की वजह से दर बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने से भी दर बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तब वो दर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तब वो दर बढ़ेगा मेरे भाई। और याद रखिएगा, आयनिक जो रिएक्शन होते हैं आयनिक, उनका दर काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू कोवालेंट रिएक्शन। कोवालेंट रिएक्शन का दर थोड़ा कम होता है लेकिन आयनिक का दर ज़्यादा होता है। बस इतना बात याद रखिएगा, अभिक्रिया का दर ताप बढ़ने से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है भाई 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए, ताप में वृद्धि से प्रतिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा। जस्ट अभी बताए मेरे भाई, जस्ट अभी बताए हम कि जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिकारक, प्रतिकारक इसको बोलते हैं और प्रतिफल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिकारक के जो अणु है इनकी गतिज ऊर्जा यानी गति बढ़ जाता है मेरे भाई, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, ताप बढ़ाने से यानी ताप में वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल मेरे भाई ये होगा, आओ कभी हवेली पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयनिक अभिक्रियाएं होती है, जस्ट अभी कुछ देर पहले बताएं, आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र होती है, याद रखिएगा। आयनिक अभिक्रियाएं जैसे जैसे अगर NaOH का रिएक्शन HCl से कराते हैं मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा ये आयनिक अभिक्रियाएं हैं। ये कैसी अभिक्रियाएं हैं? आयनिक अभिक्रियाएं हैं। ये आयनिक अभिक्रियाएं हैं, प्लस माइनस में बटकर होता है। तो याद रखिएगा, ये बनेगा NaCl और यहाँ बनेगा HOH। HOH को ही हम H2O कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आयनों में, धातु और अधातु के आयनों में बदल कर ये रिएक्शन होता है मेरे भाई, ये तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। विस्फोटक अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर अभिक्रियाएं भी तीव्र होती हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिकीय को ही हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन मेरे भाई बिल्कुल तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फॉर एंटीजी। किसकी एंटीजी? सबकी एंटीजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मेरे भाई, हम कैमरा के पीछे आते हैं थोड़ा देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई टीम मेंबर नहीं है, हम अकेले ही शूट करते हैं सब, तो थोड़ा बार बार पीछे जाना पड़ता है देखने के लिए, घबराया तो नहीं है, हो सकता है घबरा जाए तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, H2 प्लस Cl2 और यहाँ पे तीर का निशान होगा 2HCl का दर समीकरण होगा। बिल्कुल, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन हम आपको सिखा देते हैं दर समीकरण कैसे बनाया जाता है। देखिए, H2 प्लस Cl2 और 2HCl, किसी भी रिएक्शन का दर समीकरण 2 तरीके से लिखा जाता है। हम एक काम करते हैं, पहला बताते हैं। तो रेट समीकरण लिखने के लिए, R लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए, जो प्रतिकारक होता है, या पहले एक बात समझ लीजिए यहाँ पे, एक बात जरूर समझ लीजिए यहाँ पे पहले। जैसे इसकी सांद्रता लिखनी हो, मतलब इसकी मात्रा लिखनी हो, तो मात्रा लिखने के लिए बिग ब्रैकेट में इसको लिख दिया जाता है और इसे कहा जाता है H2 का मात्रा यानी सांद्रण। यहाँ Cl2 का सांद्रण ऐसे लिखेंगे और इसका सांद्रण ऐसे लिखेंगे HCl, ठीक है। बस इसको बिग ब्रैकेट में आपको बंद कर देना है मेरे भाई, बिग ब्रैकेट में बंद कर देना है तो आपका हो जाएगा। चलिए देखिए, बस इसको बिग ब्रैकेट में आपको बंद कर देना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दर लिखना है, रेट लिखना है। तो रेट लिखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, रेट लिखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। कैसे करना है ध्यान दीजिए। देखिए, पहले हम लिखते हैं प्रतिकारक का, उसके बाद लिखते हैं प्रतिफल का। कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए। पहले लिखेंगे डी और प्रतिकारक में पहिलका का सांद्रण, जैसे H2 है तो H2 का सांद्रण और बटा dt कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर तीर के बाएं साइड है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और यदि इसका कोई कोफिशिएंट होगा, मान लो यहाँ पे कुछ गुणा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 2 गुणा है, ठीक है, यहाँ पे 2 गुणा है, ठीक है। तो 2 गुणा है, यदि कोई कोफिशिएंट आ जाए यहाँ पे 2 गुणा है, तो कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन कोफिशिएंट नहीं है तो उल्टा हम नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। कोफिशिएंट नहीं है तो उल्टा हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोफिशिएंट रहता है मेरे भाई तो हम क्या कर देते, उल्टा कर देते। तो डी H2 बाई डी टी, यानी डी सांद्रण H2 बाई डी टी, और बाएं साइड है तो माइनस लगा देंगे, बराबर होगा इसका रेट। तो इसका रेट कैसे लिखेंगे, बाएं साइड में है तो माइनस डी Cl2 कंसंट्रेशन अब बाटा डी टी, ठीक है। और फिर बराबर लिखेंगे, अब ये दाएं साइड है
और इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो कोफिशिएंट को उल्टा कर देते हैं, दाएं साइड में रहता है तो प्लस लगा देते हैं, और मेरे भाई डी HCl का कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण बटा dt कर देते हैं। ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो याद रखिएगा इसका दर समीकरण ये सब का सब होगा, ये भी एक दर समीकरण है, ये भी है और ये भी है, यानी ये भी दर के बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो आर बराबर जब भी पूछे तो इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप करेंगे इसी पर हम दूसरा देते हैं, करके देखते हैं कि वो कैसे होता है मेरे भाई। एक और दूसरा देते हैं, उसको करके देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे हम कह दें कि 3H2, हम जैसे कह दें कि 3H2 प्लस 3H2 प्लस देखिए 3H2 प्लस N2 कर दें और यहाँ पे 2NH3 कर दें, और अब हमसे कहें कि इस रिएक्शन का आप दर लिखें, तो दर लिखने का तरीका होता है मेरे भाई, रेट इज इक्वल टू आर, और आर बराबर होगा पहले बाईं साइड का फिर दाएं साइड का। तो पहले H2 का लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो कोफिशिएंट को कर देंगे उल्टा, और बाएं साइड में है, ये सब बाएं हैं तो माइनस लगा देंगे, और डी H2 का कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण बटा dt, ठीक है। अब इसका हो गया, फिर बराबर, हर एक पद का लिखने से पहले हम क्या देंगे, बराबर देंगे, फिर इसका लिखेंगे, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उल्टा नहीं करेंगे, बाएं साइड में है तो माइनस dN2/d2 हो जाएगा, फिर बराबर लिख देंगे। अब दाएं साइड का, इसका कोफिशिएंट कितने हैं मेरे भाई 2, तो 2 को उल्टा कर देंगे 1/2 हो जाएगा, और दाएं साइड है तो प्लस लगा देंगे, और DNH3 का सांद्रण बटा dt ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये सब के सब मेरे भाई, ये सब के सब इस रिएक्शन के दर का समीकरण है। ये तीनों के तीनों टर्म एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। समझ गए कैसे लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया का दर किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए दर से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, रेट, तो रेट किन किन कारकों पर निर्भर करता है, जस्ट हम पहले बताए थे कि यह ताप पर निर्भर करता है, यह अणुओं की पृष्ठ क्षेत्र पर निर्भर करता है, प्रतिकारक के प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिकारक के प्रकृति का मतलब होता है आयनिक रिएक्शन फास्ट होगा, कोवालेंट रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, मतलब अलग अलग प्रकार का जो रिएक्शन होगा वो अलग अलग स्पीड से होगा, यानी उसका रेट दर जो होगा अलग होगा। अच्छा, दर को हम स्पीड भी कह सकते हैं, इसे ही हम वेग कहते हैं, याद रखिएगा। अभिक्रिया का दर ही उसका क्या होता है, स्पीड होता है, तो इस पर भी निर्भर करेगा, यानी इस पर सभी पर निर्भर करेगा मेरे भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और D4 देवसेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा हम कैमरा देख ले। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। देखिए मेरे भाई, एक नया टर्म आ गया वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक को रेट कांस्टेंट कहते हैं हम इंग्लिश में, रेट कांस्टेंट कहते हैं, और इसे के से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा रेट कांस्टेंट जो होता है मेरे भाई, रेट कांस्टेंट जो होता है वो कई बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। याद रखिएगा रेट कांस्टेंट ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप बदलने से रेट कांस्टेंट बदलता है। दूसरी बात, ये उत्प्रेरक यानी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो दिया होता है उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अभिक्रिया के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। सांद्रण का मतलब होता है मात्रा, कभी भी अभिक्रिया में किसी भी प्रतिकारक हो चाहे प्रतिफल हो उसके मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, केवल उत्प्रेरक पर और ताप पर निर्भर करता है। एक बार और ध्यान रखिएगा छोटू, कि के का मान अगर ज्यादा है, किसी अभिक्रिया का के का मान ज्यादा है तो वो फास्ट रिएक्शन को दर्शाता है, जितना ज्यादा के होगा उतना वो रिएक्शन फास्ट होगा, और जितना कम के होगा उतना ही वो रिएक्शन स्लो होगा मेरे भाई, बिल्कुल उतना ही वो रिएक्शन स्लो होगा। तो यहाँ पे कहा है कि इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, बिल्कुल ताप पर निर्भर करता है, मात्रा पर, भार पर, समय पर, इन सब पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 9 नंबर,
किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक में वृद्धि दर्शाता है। यदि वेग स्थिरांक यानी के का मान अगर बढ़ता है, इसमें वृद्धि होती है, तो बिल्कुल मेरे भाई अभिक्रिया कैसा होगा, तीव्र होगा, अभी बताए। और A4 आओ कभी हवेली पर। किसके हवेली पर? मेरे पास तो कोई हवेली नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? ये आप पहले भी क्वेश्चन पढ़े होंगे। हेबर विधि क्या होता है मेरे भाई? बिल्कुल H2 का रिएक्शन, देखिए H2 का रिएक्शन N2 से कराते हैं और उत्प्रेरक के जगह पे मेरे भाई लोहा रहता है और वर्धक मोलिब्डेनम होता है, तो अमोनिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। इसे ही हम हेबर विधि बोलते हैं। और इसमें जो उत्प्रेरक है मेरे भाई, ये लोहा होता है और लोहे के पाउडर का प्रयोग हम करते हैं यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और A4 बिल्कुल आओ कभी हवेली पर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2HCl और यहाँ पे 2HCl गोज टू H2 प्लस Cl2 की आणविकता होती है। देखिए आणविकता कैसे लिखी जाती है, मान लो कि X प्लस वाई, ऐसे थोड़ा सा और अच्छा से करते हैं इसको, हम आपको एक रिएक्शन देख दें, 2x प्लस वाई टू गोज टू XY2, यहाँ पे कर देते हैं। मान लो एक अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? प्रतिकारक, जो प्रतिकारक होता है, याद रखिए इसे प्रतिकारक बोलते हैं। जो प्रतिकारक होता है उसके कोफिशिएंट का योग, मतलब ये मान लीजिए कि एक टर्म हो गया और एक टर्म हो गया, ठीक है। इसके आगे जो गुणा है मेरे भाई, और इसके आगे जो गुणा है, कुछ नहीं है तो कितना है, एक है। इसके आगे जो गुणा है, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका आणविकता आ जाएगा, मोलिक्यूलरिटी आ जाएगा मेरे भाई, मोलिक्यूलरिटी। और मोलिक्यूलरिटी इसकी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, 2 1 3। तो मतलब जो भी अभिक्रिया होगा उसमें प्रतिकारक के जो टर्म होते हैं उसके कोफिशिएंट को देखना है। यहाँ मत देखिएगा, ये नहीं है, ये कोफिशिएंट नहीं है। आगे जो गुणा हुआ रहता है, आगे आगे जो परमाणु या अणुओं के आगे गुणा रहता है, उसको आप जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए ये एक अभिक्रिया है और ये प्रतिकारक है, और HCl एक अणु है और इसके आगे गुणा है 2, तो 2 इसकी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी। बिल्कुल मेरे भाई इसकी जो आणविकता होगी वो कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी अभिक्रिया की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। और एक बात ध्यान और रखिएगा, किसी भी अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता भिन्न में नहीं आ सकती है, बट्टा में नहीं आ सकती है, जैसे 1/2, 3/2 ऐसे नहीं आ सकता है। यानी हमेशा ये धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी मॉलिक्यूलरिटी का मान हमेशा हमेशा मेरे भाई धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब जैसे 1 2 3 ऐसे होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा यहीं पे छोटू, कि मॉलिक्यूलरिटी का मान यानी आणविकता का मान 3 से ज़्यादा नहीं होता है, 3 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आई। क्वेश्चन नंबर ये रहा 12। एक आपको दर समीकरण दिया है और अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। देखिए किसी भी अभिक्रिया के लिए दो तरीका से दर समीकरण लिखा जाता है। एक तो आपको हम बता चुके हैं, थोड़ा लेट लग रहा है, एक तो हम आपको बता चुके हैं मेरे भाई, एक तो हम आपको बता चुके हैं कि कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए, ओहो हो, ये देखिए, ठीक है। एक तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और एक और तरीका होता है अभिक्रिया का दर लिखने का, वो ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। वो होता है रेट बराबर मेरे भाई के यानी दर नियतांक और प्रतिकारक के सांद्रण। जैसे यहाँ पे H2 है तो H2 जितने भी प्रतिकारक रहेंगे उनके सांद्रण को हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। और इसका पावर होता है अल्फा और बीटा, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे होता है। यानी अगर हम इसको जनरली लिखें, जनरल टर्म में लिखें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर के ए के पावर अल्फा और बी के पावर बीटा, ऐसे होता है। याद रखिएगा आर है दर, अभिक्रिया का वेग है, के है दर नियतांक यानी दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, और ए और बी है, ए और बी है मेरे भाई
प्रतिकारक का सांद्रण। मान लीजिए ये अभिक्रिया है तो ए और बी है प्रतिकारक। याद रखिएगा यहाँ पे प्रतिफल नहीं होते हैं, केवल प्रतिकारक होगा। जौगो टर्म रहेगा और उसका पावर अल्फा और बीटा होता है। अच्छा, अल्फा बीटा क्या होता है? अगर अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे तो एन का मान आएगा और एन को ही हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। जब आप पूरा पढ़े होंगे केमिकल काइनेटिक तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों टर्म के पावर को, घात को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? कोटि आ जाएगा। अभिक्रिया क्या आ जाएगी? कोटि आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कोटि का मान भिन्न में भी हो सकता है, कोटि का मान 0 भी हो सकता है और कोटि का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। याद रखिएगा, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको कैसे बोलते हैं? कोटि का कोई पूछे परिभाषा क्या है तो कहिएगा कि दर समीकरण में, एक दर समीकरण है, दर समीकरण में प्रतिकारक के सांद्रण के घातों के योग को, घात मतलब अल्फा बीटा, घात मतलब पावर, तो ये पावर के दोनों योग को ही हम ऑर्डर कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, कभी ऐसा पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हैं मेरे भाई, आप आराम से बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 12। ये रहा। तो आपके पास जो यहाँ पे रेट दिया है वो दिया है के आर बराबर के ए के पावर 1 और बी के पावर 0 और आपसे पूछ रहा है कोटि। तो कोटि निकालने के लिए, एन निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा करना पड़ता है। अल्फा का मान ये है और बीटा का मान ये है, तो 1 प्लस 0 कर देंगे यानी 1 आ जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई, अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो 1 होगी। ऑप्शन नंबर ए और A4 बिल्कुल। आओ कभी हवेली पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13। किसी अभिक्रिया में प्रतिकारक के सांद्रण पदों, यहाँ पे गलत लिखा है, सांद्रण पदों के पावर के योग को, पावर मतलब घातों के योग को, जस्ट अभी हम बताए मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, किसी दर समीकरण में, किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में सांद्रण पदों के घातों का योग को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं, कोटि कहते हैं मेरे भाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। और आओ कभी मेरे कोचिंग में पढ़ने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिए आप लोग कैसे बनेगा इसको। बी गोज टू सी के लिए दर है, इसमें से खोजना है। तो कोटि क्या कह रहा है? शून्य कोटि कह रहा है। इसका मतलब अगर इसका हम दर लिखें आर बराबर के ए के पावर अल्फा और बी के पावर बीटा लिखें तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा को जोड़कर 0 आना चाहिए, तभी तो शून्य कोटि होगा। तो बस आपको इसमें चारों में खोजना है कि अल्फा और बीटा का मान जोड़ने पर 0 किसका आ रहा है। तो यहाँ देखिए, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी ये प्रथम कोटि और 0 कोटि। बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? बिल्कुल 1 आना चाहिए, सॉरी 0 आना चाहिए। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ये वेग व्यक्त किया गया है तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। बिल्कुल यही है। देखिए आर बराबर के ए के पावर 2 और बी के पावर 0। तो आप जानते हैं किसी भी अभिक्रिया की कोटि पता करना है तो अल्फा और बीटा को जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 और 0 को जोड़ना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा? 2। बिल्कुल मेरे भाई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए और A4। आओ कभी हवेली पर। हाँ, ये क्वेश्चन काफी मजेदार है। इसे अगर आप लोग बना सकते हैं तो बताइए, इसे आप लोग अगर बना सकते हैं मेरे भाई, इसे आप लोग बना सकते हैं तो बताइए कैसे बनेगा, इसे आपको बताना है। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ट्राई करिए, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस बी गोज टू सी के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? क्या ये आपसे हो सकता है क्वेश्चन? काहे नहीं हो सकता है? काहे नहीं हो सकता ये बताइए पहले। देखिए अभिक्रिया दिया है ये 2A प्लस बी गोज टू सी दिया है और कह रहा है कि इसके दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा रहा है। आप ध्यान से ऑप्शन देखिए, इस प्रकार का दर हम लिखे हुए हैं। अगर इसका लिखें रेट तो कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट को उल्टा कर देंगे, 1/2 हो जाएगा और बाएं साइड में है तो माइनस लगा देंगे और डी ए बाई डी टी कर देंगे। ठीक है,
बराबर सी के बी के लिए लिखिए, तो बी का कोई कोफिशिएंट नहीं है, बाएं साइड में है तो माइनस, उसके बाद डी बी बाई डी टी। अब बराबर सी के लिए लिखिए, सी राइट साइड में है तो प्लस होगा डी सी बाई डी टी, इसका भी कोई कोफिशिएंट नहीं है। अब ऑप्शन खोज लीजिए कौन सा होगा, -1/2 डी ए बाई डी टी, ये ऑप्शन है, ये भी सही है। माइनस डी बी बाई डी टी, ये भी सही है, ये भी सही है। प्लस डी सी बाई डी टी, प्लस डी सी बाई डी टी, ये भी सही है। यानी इनमें से सब सही है बिल्कुल मेरे भाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डी फॉर देवसेना। चलिए, एक खतरनाक क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, 2A गोज टू बी रहेगा। इसे बहुत यूट्यूबर लोग नहीं बताए हैं, ठीक है, और थोड़ा गलत तरीके से भी बताए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको बनाएंगे मेरे भाई। बस आप आराम से इसको बना सकते हैं, आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए बनाया जाए। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, 2A, यहाँ पे अभिक्रिया है 2A गोज टू बी, और इसके लिए कुछ डाटा दे रखा है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 DB dt, यानी ये दे रखा है माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 DB बाई डी टी। आप ध्यान से देखिए, इसको आप इधर भेजिए तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो मेरे भाई ये हो जाएगा -1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी बी बाई डी टी, और ये प्लस में है। ध्यान से देखिए, इसका ये दर समीकरण है कि नहीं है। 2A और B का कोफिशिएंट को उल्टा कर देते हैं, बाएं साइड में है तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू बी, दाएं साइड में है तो प्लस डी बी बाई डी टी, ये इसका दर समीकरण लिखा हुआ है। यानी इसको हम थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से तो यही लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा, और इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसमें के वाला भी टर्म लिखा है, तो क्यों ना इस अभिक्रिया का वो एक और दर समीकरण लिख दें। तो इसका क्या होगा दर समीकरण, ध्यान दीजिए, आर बराबर होता है के, प्रतिकारक, प्रतिकारक यही है ए है, तो ए का साधारण हो जाएगा, और पावर अल्फा, अल्फा का मान कोटि होता है, और कई बार ये जो आगे जो कोफिशिएंट गुणा रहता है ये भी पावर में हो जाता है, तो पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी दर का समीकरण है और ये भी दर का समीकरण है, ठीक है। इसका मतलब ये और ये बराबर है, आर बाएं साइड बराबर है, तो दाएं साइड और ये दाएं साइड बराबर होगा, यानी इसके बराबर ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप खोज लीजिए, तो एक हो सकता है आपसे -1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर, एक ये ऑप्शन हो सकता है, या एक और ऑप्शन हो सकता है, इसके बराबर इसको कर देते हैं, तो डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे फिर से बता दें, देखिए ये जो दिया हुआ है आपका, ये जो डाटा दिया हुआ है, इसको ध्यान से इस दो को इधर लाएंगे तो ये बनेगा, और ये इसी का दर समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन जब हम ध्यान दे रहे हैं तो इसमें के वाला भी टर्म लिखा हुआ है, के वाला भी टर्म लिखा है, तो हम इसी अभिक्रिया का ये वाला भी दर समीकरण लिख दिए, ठीक है। तो ये दर और ये दर आपस में बराबर है, बाएं बाएं बराबर है, तो दाएं दाएं भी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ये इसके बराबर होगा, और चूंकि इसके बराबर ये भी है तो ये भी इसके बराबर होगा, इसलिए हम इसके बराबर ये लिख दिए, यानी ये बराबर ये और इसके बराबर ये लिख दिए। अब खोज लीजिए कौन सा है, -1/2 कौन सा है, हाँ अब बताइए, -1/2 स्क्वायर, तो 1/2 को यहाँ पे स्किप कर दिया है मेरे भाई, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, ए नंबर ही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, ये डाटा सही है, ध्यान से देखिएगा, ये सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 18, इस क्वेश्चन को भी करिए मेरे भाई, ये तो और खतरनाक है, ये तो 2018 का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये जे लेवल का क्वेश्चन है ये,
आप ध्यान से इसको पढ़िए। क्या आप इसको कर सकते हैं? अगर कर लेते हैं तो सबसे अच्छा होगा। चलिए देखिए, कह रहा है dx बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी का मतलब होता है ये दर दे रखा है dx बाई डी टी। तो ये dx बाई डी टी, या इसी को आप रेट कह लीजिए, इसी को आप रेट कह सकते हैं, बराबर दे रखा है कि h प्लस बायोटा का पावर n। याद रखिएगा जो पावर n है यहाँ पे ये ऑर्डर है, ये कोटि है, ठीक है। और कह रहा है जब pH का मान दे रखा है 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया, याद रखिए pH का मान 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाती है। तो कोटि बताना है आपको, n का मान बताना है। चलिए ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो हम बताएंगे। पहले कुछ बातें समझिए ध्यान से। पहले क्या कह रहा है कि अगर pH का मान पहले 2 था, कितना था 2, और अब घट के हो गया 1। pH का मान पहले 2 था और घट के हो गया 1। तो पहले 2 था pH का मान, तो अभिक्रिया का दर कितना था R था। और जैसे 1 हुआ तो मेरे भाई अभिक्रिया का दर 100 गुना हो गया, यानी पहले R था तो R का 100 गुना 100 R होगा, ठीक है। मतलब कहना चाहता है कि pH का मान 2 है, 2 था तो अभिक्रिया का दर R था, ठीक है। और जैसे इसका pH का मान घटा 1 हुआ तो अभिक्रिया का दर कितना हो गया 100 बार, यानी 100 गुना हो गया। तो बताइए n का मान क्या होगा। अब देखिए pH का मान यहाँ पे दिया हुआ है तो हमको h का मान चाहिए, तभी आप आराम से 2 समीकरण बना के n का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले h प्लस का मान निकालने के लिए pH से कैसे निकलता है ये ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपको pH का एक समीकरण देखेंगे तो माइनस लॉग बेस 10 H प्लस होता है, ये होता है। अगर आप इस फार्मूला से जाएंगे निकालने तो आपका पसीना छूट जाएगा। लेकिन अगर H प्लस का मान आपको निकालना है मेरे भाई, तो आप सिंपल सा मेरा एक फंडा याद रखिएगा, आप उसी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी pH का मान दिया रहे और H प्लस का मान निकालना हो तो 10 के पावर माइनस pH कर दीजिए, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, पहले हम बनाएंगे एक समीकरण इसके लिए और दूसरा समीकरण बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए बनाते हैं। पहला नंबर, एक नंबर देखिए, R बराबर दिया है के H प्लस का मान N, ठीक है। तो जब अभिक्रिया का दर R है तो उस समय pH का मान कितना है 2, और pH का मान 2 है तो 2 से हम यहाँ पर रख कर H प्लस का मान निकाल लेते हैं। तो इसका हो जाएगा R इज इक्वल टू के, और 10 के पावर माइनस pH का मान कितना है 2, तो माइनस 2 का पावर n, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरा नंबर केस क्या कह रहा है कि इसका pH का मान घट के 1 हो गया तो दर 100 बार हो गया, माने 100 गुना हो गया। तो अब R की जगह पे हो जाएगा 100 बार, अब बराबर कांस्टेंट नहीं बदलता है। H प्लस के जगह पे अब pH का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 1 पूरा पावर n है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये ज्यादा है और ये कम है तो एक काम करें, दो समीकरण में एक समीकरण से भाग दे दें, यानी दूसरका में पहिलका से भाग दे दें। और जैसे दूसरका समीकरण में पहिलका से भाग देंगे तो बाएं साइड से बाएं साइड में भाग दिया जाएगा, और दाएं साइड से मेरे भाई दाएं साइड से भाग दिया जाएगा। के 10 के पावर माइनस 2 के पावर n, ध्यान दीजिए कि 100 बार बटा r ये हो गया, और के 10 के पावर माइनस 1 के पावर n ये लिख दिए, और के 10 के पावर माइनस 2 का होल पावर n बटा में ये हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, अब आप ध्यान से देखिए कि क्या कुछ कट रहा है, क्या कुछ कट रहा है। तो r से r खत्म, ठीक है, के से के खत्म, तो 100 बचा ऊपर और बटा में 1 बचा, बराबर 10 के पावर माइनस 1 और 10 के पावर माइनस 2 होल पावर n है। तो दोनों का पावर n है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 1 बटा 10 के पावर माइनस 2 का पावर n लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करके बताइए, यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। 100 है तो 100 मेरे भाई, 10 के पावर माइनस 1 और 10 के पावर माइनस 2, तो माइनस पावर रहता है तो नीचे आ जाता है, ये माइनस 1 है तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2 हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो 10 के पावर 1 हो जाएगा, यानी इसको ऊपर भेजिए इसको नीचे भेजिए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा।
तो 10 के पावर 2 बटा 10 के पावर 1 का पावर होल n। उल्टा कर दिए तो साइन, जो पावर का साइन है वो उल्टा हो गया। अब ये 100 रहने देंगे। 10 के पावर 2 होता है 100, यानी 10 का स्क्वायर 100, और 10 के पावर 1 होता है 10 का पावर n। 10 से अंदर अंदर कटा दीजिए 10 बार में, तो 100 आई इज इक्वल टू 10 द पावर n। ठीक है, क्या इसको 10 के पावर में बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये 10 का पावर 2 है मेरे भाई, 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और यहाँ 10 के पावर n है। ठीक है, जब बेस समान हो ना तब पावर आपस में बराबर होता है, यानी यहाँ n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कोटि कौन सा होगा? बिल्कुल मेरे भाई 2 नंबर कोटि होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार इसे ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा क्वेश्चन भारी है, इसमें पीएच का मान घुसा दिया है थोड़ा सा, और वही इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई भारी नहीं है। आप ध्यान से इसको देखेंगे मेरे भाई तो सबका सब बन जाएगा। बस 2 समीकरण बनाना है। एक समीकरण बनाना है पीएच का मान 2 लेकर और दर आर लेकर, एक समीकरण बनाना है पीएच मान 1 लेकर और दर 100 आर लेकर। और पीएच मान को एच प्लस के मान में बदलने के लिए ये फॉर्मूला है, एच प्लस बराबर होता है 10 के पावर माइनस पी एच, यानी पी एच का मान यहाँ पर रख देंगे तो एच प्लस का मान अपने से आ जाएगा। ठीक है, वही काम यहाँ पे किए हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे किए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास रहा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 19। रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस I2 गोज टू 2HI का साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक का मतलब होता है रेट कांस्टेंट दिया है। ये थोड़ा सा आपको भुतला रहा है, थोड़ा सा आपके साथ छलावा किया है। ये के का मान ही दिया है, के पी कह दिया है, निर्भर करता है। बिल्कुल रेट कांस्टेंट कहीं से भी हो वो ताप पर ही निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर डी, तापक्रम पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए शुरू में ही बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी भी अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। आप ध्यान से जब शुरू में आप बढ़िया से सुने होंगे तो आपको बताए थे कि किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो क्या क्या हो सकती है। याद रखिएगा, अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकती है, और भिन्न में भी हो सकती है। भिन्न का मतलब होता है बट्टा में भी हो सकता है, 1/2, 3/2, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बताइए क्या अभिक्रिया की कोटि भिन्न में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या शून्य हो सकती है? हो सकती है। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब 1 2 3 हो सकता है, हो सकता है। क्या सभी हो सकता है? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और डी फॉर देवसेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। आणविकता का मान नहीं हो सकता है। आपको शुरू में ही बताए थे कि आणविकता का मान शून्य नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आणविकता का मान शून्य नहीं होता है। धनात्मक पूर्णांक होता है, दोनों नहीं, दोनों तो बिल्कुल नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो शून्य नहीं हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल। ऑप्शन 4 ए और ए 4 आओ कभी हवेली पर। चलिए, आप बताएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, किसी अभिक्रिया में प्रतिकारक के गुणांकों के योग को कहते हैं। किसी अभिक्रिया में प्रतिकारक, ध्यान से पढ़िएगा, प्रतिकारक मतलब ए प्लस बी है और ये ए बी बना रहा है, तो इसे ही हम प्रतिकारक कहेंगे। और प्रतिकारक के गुणांक, गुणांक मतलब कोफिशिएंट, जो आगे यहाँ पे गुणा रहता है, उसके योग को, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शुरू में ही बताए थे मेरे भाई, इसे ही हम आणविकता कहते हैं, इसे ही हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। आपको विश्वास नहीं है? ओ, तो अभिक्रिया ये जो x है और y है ये प्रतिकारक है, और प्रतिकारक के जो गुणांक है एक और एक, ये जो गुणांक है जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं, इन्हीं को आपस में जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलरिटी आता है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है, देखो, किसी अभिक्रिया में प्रतिकारक के गुणांक, गुणांक मतलब कोफिशिएंट के योग को ही कहते हैं आणविकता। बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। चलिए, आप, मुझे उम्मीद है कि सब समझ रहे होंगे क्वेश्चन की कैसे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ से थोड़ा मात्रक पूछा जाता है
और यहाँ से क्वेश्चन तो मेरे भाई मात्रक यानी यूनिट से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है और बहुत लोग इसको बहुत लेंदी तरीका से बताते हैं। इसका लेंदी तरीका भी है निकालने का, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव बनाते समय आपको लेंदी प्रोसेस जानना जरूरी है? क्यों नहीं हम कोई ऐसा ट्रिक देख ले जिससे जल्दी से उसका आंसर निकाल सके। और यहाँ से क्वेश्चन तो मेरे भाई आता ही आता है, एकदम कंफर्म है। तो कह रहा है प्रथम कोटि, कोटि देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक यानी के का मात्रक पूछा जा रहा है, के का मात्रक यूनिट पूछा जा रहा है। अच्छा, मात्रक को कई बार इकाई भी लिख देगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, यूनिट कह देगा। तो यूनिट अगर पूछ दे इसका तो कैसे निकालेंगे? देखिए, एक तरीका है लेंदी प्रोसेस से जाइए अच्छे से, और एक तरीका है मेरे पास है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, किसी भी ऑर्डर के अभिक्रिया के लिए के का मात्रक पूछे, यहाँ प्रथम कोटि है, कल को द्वितीय, किसी दिन जीरो, कभी तृतीय पूछते, तो एक ही ट्रिक से सब निकल जाएगा। याद रखिएगा, मोल का पावर 1 माइनस एन, लीटर के पावर n माइनस वन, और सेकेंड के पावर माइनस वन, ये याद रखिए बस आप, आपका आराम से हो जाएगा। और n का मान है ऑर्डर, जितना ऑर्डर बोले n के जगह पे रख देंगे। चलिए रख के देखते हैं। n का मान यहाँ पे 1 बोला है, यानी प्रथम कोटि है तो 1। अब मोल का पावर 1 माइनस एन, तो 1 माइनस 1, n का मान 1, लीटर के पावर 1 माइनस 1, और सेकेंड पर सेकेंड। तो मोल एक में से एक घटाएंगे तो जीरो आएगा, और किसी भी चीज का पावर जीरो एक हो जाता है, तो ये तो खत्म ही हो गया, एक हो गया। एक में से एक जीरो, और किसी का पावर जीरो मतलब एक, ये भी खत्म हो गया। तो केवल बचा मेरे भाई पर सेकेंड आंसर, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक यानी के का मात्रक होगा, अभी बताए। ओ, दो बार हो गया है क्या? ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है और ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। चलिए इसका तो वही आंसर होगा। ये बताइए 25 नंबर, अभिक्रिया के किस कोटि के लिए दर स्थिरांक और अभिक्रिया के दर का मात्रक बराबर होता है? पहले एक काम करिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए। आप बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या मात्रक होगा? तो अभी हम बताए जस्ट ट्रिक, यहाँ पे देख लीजिए, ये ट्रिक है मोल के पावर 1 माइनस एन। यहाँ देखिए, तो आपको निकालना है मोल का पावर 1 माइनस एन, लीटर के पावर n माइनस वन, और पर सेकेंड। एन का मान आप जीरो रख देंगे क्योंकि जीरो ऑर्डर है, तो हो जाएगा मोल 1 माइनस जीरो, एल जीरो माइनस वन, और एस का पावर माइनस वन, ये हमेशा वही रहेगा। तो ये हो जाएगा मोल, एक में से जीरो घटेगा तो एक, एक को लिखा नहीं जाएगा, एल जीरो माइनस वन, और ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है दर स्थिरांक का मात्रक, ठीक है। चलिए ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर का आप कमेंट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर अभिक्रिया के लिए कितना दर का नियतांक होगा, जरूर कमेंट करेंगे यदि आप निकाल सकते हैं तो। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए, इसे देखते हैं। अभिक्रिया के किस कोटि के लिए पूछ रहा है दर स्थिरांक? दर स्थिरांक का मतलब कौन से ऐसे कोटि लेंगे जिसका दर स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया के दर का मात्रक के बराबर होगा? तो अब किसी भी अभिक्रिया के दर का जो मात्रक होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके बराबर आपको खोजना है किसके दर स्थिरांक का मात्रक होगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी हम जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मात्रक निकाले मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो दर स्थिरांक का मात्रक होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट कांस्टेंट का मात्रक है। अभिक्रिया का दर का मात्रक होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का मात्रक होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी ये और ये दोनों बराबर है, तो ये केवल किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। और ए फोर आओ कभी हवेली पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, और इसे आप सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि कौन सी अभिक्रिया होगा, बताए। चलिए आप प्रयास किए होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन हम बताते हैं, सुनिए। हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन गैस से करने पर HCl का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन ना टीचर लोग को भी पसीना छूट जाता है बनाने में,
हम आपको 2 ट्रिक बताते हैं, बस आप इतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, जब भी शून्य कोटि का पूछे यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछे, और जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यही बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा, वैसी अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक के उपस्थिति में हो, उत्प्रेरक के उपस्थिति में हो, या सूर्य के या यूवी लाइट के उपस्थिति में हो मेरे भाई, तो ये दोनों अभिक्रियाएं जीरो ऑर्डर होती है। बस आपको उत्प्रेरक खोजना है। अगर तीर के निशान पे उत्प्रेरक है या सूर्य का प्रकाश है, मान लो ये ए है और बी से अभिक्रिया कर रहा है और ए बी बना रहा है, और यहाँ पे कोई उत्प्रेरक दे रहा है, या उत्प्रेरक ना दिया हो तो सूर्य का प्रकाश दे जाए, या सूर्य का प्रकाश ना दे तो यूवी लाइट दे दे, मेरे भाई ये जीरो ऑर्डर होगा, चाहे कोई सा भी अभिक्रिया हो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 3 बातें याद रखनी है। पहला बात याद रखिएगा मेरे भाई, जितने भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, वियोजन मतलब, वियोजन का मतलब होता है यहाँ पे कोई बड़ा चीज हो और ये टूट के छोटे छोटे भागों में, अलग अलग भागों में बदल जाए, तो इसे वियोजन यानी वियोजित हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं फर्स्ट ऑर्डर होती है। और याद रखिएगा, यदि सुगर और ईस्टर, ये 2 कंपाउंड याद रखिएगा, चीनी और ईस्टर, ईस्टर को पहचानने का तरीका है मेरे भाई, उसमें बीच में COO, COO, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे COO रहे तो उसे ईस्टर कहेंगे, बीच में आपको COO मिलेगा। अगर शुगर और ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस दे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल से अभिक्रिया कराए, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर होगा। या किसी भी पदार्थ का अभिक्रिया पानी से करा दे तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा। और एक बात और रखिए, याद रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय अभिक्रियाएं, विस्फोटक अभिक्रियाएं मेरे भाई, ये जीरो ऑर्डर होते हैं। ठीक है, बस ये 4-5 बातें याद रखिए, आपका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर खत्म हो जाएगा। अब पढ़िए, हाइड्रोजन गैस, ये 2018 का क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस, H2 गैस की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, ध्यान दीजिए इधर, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन गैस से करने पर यानी Cl2 से करने पर, और किसके, ये प्रकाश के उपस्थिति में हो रहा है, तो क्या निर्माण हो रहा है, HCl हो रहा है, HCl हो रहा है। तो प्रकाश के उपस्थिति में है मेरे भाई, बिल्कुल प्रकाश के उपस्थिति में है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर A4, आओ कभी हवेली पर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। सुक्रोज मतलब शुगर और एस्टर, ईस्टर का जल अपघटन यानी पानी से अभिक्रिया, बिल्कुल मेरे भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, जस्ट अभी पहले बताए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 28 नंबर क्वेश्चन बताइए। हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम धातु के उपस्थिति में, फिर पूछ दिया प्लेटिनम धातु के उपस्थिति में, यानी हाइड्रोजन गैस किससे उपस्थिति में, नाइट्रोजन गैस से, यानी नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया निर्माण करता है, अमोनिया का निर्माण होता है मेरे भाई, अमोनिया का निर्माण होता है, और किसके उपस्थिति में, बिल्कुल प्लेटिनम धातु, यहाँ पे प्लेटिनम धातु उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो जब भी किसी के उपस्थिति में पूछे तो यह उत्प्रेरक का ही काम करता है, यह कैटलिस्ट का ही काम करता है, और जब भी उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया होता है तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल होता है जी, ये 2016 में भी आया है, 2020 में भी आया है। देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो हाफ लाइफ टाइम होता है उसका मान होता है 0.693/K। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये आपके लिए नॉलेज के लिए बता दें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ टाइम अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर बिल्कुल मेरे भाई नहीं करता है, याद रखिएगा। कभी भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन अगर जीरो ऑर्डर के लिए देखा जाए, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम जो होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है मेरे भाई, वो होता है A0/2K, 2K। और A0 क्या है, ये प्रारंभिक सांद्रण है, तो इसके फार्मूला में प्रारंभिक सांद्रण आ रहा है मेरे भाई, तो बिल्कुल जो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करेगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं करेगा।
तो 0.693/k, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए 0.693/k, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, यानी रिपीट होने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको सॉल्व करना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान 3 × 10⁻³ पर सेकेंड है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या होगा। यहाँ पे कोटि दे रखा है प्रथम, अगर ना भी दिया हो तो यहाँ पे दर स्थिरांक यानी के का मात्रक दे रखा है पर सेकेंड, तो पर सेकेंड जिसका मात्रक होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होता है मेरे भाई। चलिए बनाते हैं। अर्ध आयुकाल निकालना है, तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693/k, तो 0.693/k का मान दे रखा है 3 × 10⁻³ अब ये 10⁻³ ऊपर ले जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0.693 × 10⁻³ ठीक है। अब देखिए 10⁻³ मतलब 1000, और 1000 से इसे गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 693/3, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3, यानी 231 आ जाएगा मेरे भाई अर्धायुकाल। और काल है यानी समय है, समय का मात्रक होता है सेकेंड, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या आप कर सकते हैं। एक अभिक्रिया ए गोज टू बी के लिए दर नियतांक का मतलब के का मान 0.3 × 10⁻⁵ पर सेकेंड है, तो अभिक्रिया की कोटि और अर्ध आयुकाल का मान क्या होगा। आपको कोटि भी बता देना है, यहाँ पे कोटि दे रखा था, यहाँ पे नहीं दिया है, और हाफ लाइफ टाइम भी बताना है। तो देखिए एक अभिक्रिया दिया है, यानी इसका कोई कोटि नहीं दिया है। एक काम करिए, के का मान ये दिया है और इसका जो यूनिट है पर सेकेंड है, और अभी बताए कि जिसमें के का यूनिट पर सेकेंड होगा वो मेरे भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले इसके कोटि का मान जो होगा, वो प्रथम हो जाएगा, प्रथम कोटि होगा। और अर्ध आयुकाल निकालना है, तो अर्ध आयुकाल का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो अभी बताए 0.693/k होता है, ठीक है। अब 0.693/k का मान दे रखा है 0.3 × 10⁻⁻⁵, ठीक है। चलिए एक काम करिए, 1 दशमलव से चाहे पहले सॉल्व करिए, इसको ऊपर ले जाइए तो 10⁻5 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0.693 × 10⁻5 बटा 0.3। एक काम करिए, ये 10⁻3 से 3 गो खत्म कर दीजिए, तो हो जाएगा 693 × 10⁻2, 2 बचेगा बटा 0.3। नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो एगो 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो 693 और बटा 3, और ऊपर एक 0 बढ़ेगा तो 10 के पावर हो जाएगा 3, पहले से 2 एक 3 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, ये 3 है, ये 3, तो 3 से कटाइएगा तो 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3, 2 से 31 आएगा, और गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इस सेकेंड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टी हाफ का मान इतना आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से कैसे बना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, ये बस आपको बताने के लिए कि यदि आपको कोटि दिया हो तो कैसे निकालेंगे और नहीं दिया हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसमें अभिक्रिया की कोटि दे रखा था, इसमें नहीं दे रखा था, इसमें आपको सेंस से निकालना था कि कैसे कोटि निकालेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, 32 को। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। जस्ट थोड़ा देर पहले बताए मेरे भाई कि कौन सी अभिक्रिया का ऐसा कोटि होगा जो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा। आप यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है, अर्ध आयुकाल है, वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसको निकालने का और भी तरीका है, लेकिन बस आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा अभिक्रिया होगा, बिल्कुल प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होगा ये प्रारंभिक सांद्रण पर, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 33, ताप में वृद्धि से किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा
बेसिकली ये एक्टिवेशन एनर्जी का बात कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के मान में क्या होगा, तो याद रखिएगा ताप में जैसे बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए ताप बढ़ रहा है, तो ताप बढ़ने से अणु के अंदर जो गर्मी होगा, ऊष्मा होगा, वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो अभिक्रिया का जो सक्रियण ऊर्जा, याद रखिएगा सक्रियण ऊर्जा क्या होगा, घट जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ताप में वृद्धि से अभिक्रिया का दर यानी स्पीड, अभिक्रिया होने का स्पीड बढ़ जाता है, और जैसे अभिक्रिया की स्पीड बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा। सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा, ये न्यूनतम ऊर्जा होता है जिसमें अभिक्रिया का दर मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है, तो ये न्यूनतम रहेगा तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। तो ताप बढ़ने से अभिक्रिया का दर बढ़ता है, और अभिक्रिया का दर ज़्यादा होगा, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 34। ए से बी बनने के अभिक्रिया में यदि ए की सांद्रता 10 गुना करने पर अभिक्रिया की दर 100 गुना हो जाती है, तो ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि निकालना है, कोटि निकालना है आपको। चलिए क्या आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आपके पास 30 सेकेंड का समय है, वीडियो को पॉज करेंगे, ऐसे ट्राई करेंगे, यदि आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम तो 2 मिनट में कर देंगे इसको। हो गया, चलिए देखिए कह रहा है एक ए है और ए से बी बनता है, ए से बी बनने की अभिक्रिया में यदि ए की सांद्रता 10 गुना करने पर अभिक्रिया की दर 100 गुना हो जा रहा है, मतलब ए का सांद्रण यानी मात्रा 10 गुना करेंगे तब इसका दर 100 होगा, ठीक है, करने पर। लेकिन एक काम करते हैं, पहले हम प्रारंभ में लिख लेते हैं कि इसका दर क्या होगा। तो अगर हम आर लिखें तो आर बराबर होगा के ए के पावर अल्फा कर दीजिए या एन कर दीजिए, ठीक है, एन कर दीजिए, एन क्या होगा, कोटि होगा, एन कर देते हैं। तो मान लीजिए कि शुरुआत में ए का दर आर है और रेट कांस्टेंट के है और इसका सांद्रण ए है और पावर एन है, ये समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। अब देखिए, अब दूसरे फेज में आते हैं कि ए की सांद्रता 10 गुना कर दें, मतलब ए की सांद्रता शुरुआत में कितनी थी, ए की सांद्रता शुरुआत में ए थी, इसकी सांद्रता शुरुआत में ए थी, तो अब 10 गुना करेंगे तो 10 ए हो जाएगा। तो ए की सांद्रता जैसे 10 गुना कर रहे हैं तो अभिक्रिया का दर 100 गुना हो रहा है, यानी आर अगर दर प्रारंभ में होगा तो अब कितना गुना हो जाएगा, 100 गुना, यानी 100 आर। कांस्टेंट बराबर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ए की जगह अब 10 ए हो जाएगा और पावर एन हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बड़ा है और समीकरण नंबर 1 छोटा है, तो एक काम करिए 2 में 1 से भाग दीजिए, ठीक है। तो जैसे समीकरण नंबर 2 में 1 से भाग देंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, देखिए 100 आर इज इक्वल टू के 10 ए के पावर एन बटा आर बराबर के ए के पावर एन। अब देखिए आर से आर खत्म, के से के खत्म, तो बचेगा ऊपर 100 अब बराबर में 10 ए के पावर एन बटा ए के पावर एन बचेगा ये। अब देखिए दोनों का पावर एन है तो होल पावर एन कर सकते हैं, तो 100 इज इक्वल टू 10 ए बटा ए का पावर एन, ठीक है। ए से ए खत्म तो बचेगा 100 इज इक्वल टू 10 के पावर एन। अब देखिए इसको भी 10 के पावर में बदलिए ताकि बेस सेम हो जाए, बेस सेम होगा तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2 और यहाँ 10 के पावर एन। जब बेस सेम है तो एन का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सी फॉर छेदी राम, ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान से देख लीजिए कैसे बनाए। कह रहा है कि अभिक्रिया की सांद्रता में, मतलब ए का सांद्रता अगर 10 गुना करें तो दर 100 गुना हो जाता है, ये बाद की बात कर रहा है, लेकिन पहले तो नॉर्मल होगा ना कि दर आर होगा और सांद्रता ए होगा, तो ये पहले नॉर्मल और ये बाद में, दोनों को आपस में भाग दे दिए, अपने आप एन का मान निकल गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। हम जितने भी क्वेश्चन आज उठाए हैं लगभग उसमें से जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं वो सब खतरनाक है, और इसे
लोग लॉन्ग प्रोसेस से निकालते हैं, हम आपको जल्दी ट्रिक बताएंगे ताकि जल्दी से आप निकाल लेंगे इसको, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा। कह रहा है 75% प्रथम कोटि अभिक्रिया, 75% प्रथम कोटि अभिक्रिया को पूर्ण होने में यानी खत्म होने में 32 मिनट का समय लगता है। यानी 75% कोई अभिक्रिया खत्म हो रहा है तो उसमें टोटल 32 मिनट लगता है समय। तो बताइए अगर वो अभिक्रिया 50% खत्म हो रहा होता तो कितना समय लगता है, यानी 50% खत्म होने में कितना समय लगेगा ये बता रहा है। देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया जब भी पूछे तो उसके लिए एक आपको ट्रिक याद रखना है कि 75% अभिक्रिया खत्म होने में जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है वह टाइम दुगुना होता है 50% अभिक्रिया खत्म होने में लगा टाइम के, ठीक है। ये एक संबंध याद रखिएगा, ठीक है। तो 75% खत्म होने में लगा समय बराबर 2 × 50% खत्म होने में लगा समय, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब बताइए 75% खत्म होने में कितना लगा है 32 मिनट गुणे 2 गुणे 50% खत्म होने में लगा समय, ठीक है। तो 2 से काट देंगे 16 बार में तो 50% खत्म होने में लगा समय कितना हो जाएगा 16 मिनट हो जाएगा, 16 मिनट हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सी फोर चाची जी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बताइए। दर स्थिरांक के रेट कांस्टेंट तापमान टी सक्रियण ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ई ए के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को कहते हैं। देखिए के टी और ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी के बीच जो संबंध दर्शाया जाता है उसे हम आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। कौन सा इक्वेशन? आर्हेनियस समीकरण कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है आर्हेनियस इक्वेशन? तो के इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, ठीक है। ये समीकरण होता है आर्हेनियस समीकरण, ठीक है। जहाँ के दर नियतांक है, दर स्थिरांक, ए जो है ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ई एक्सपोनेंशियल है, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, आर है कांस्टेंट और टी है तापमान। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आर्हेनियस इक्वेशन। बिल्कुल मेरे भाई बी4 बड़की भाभी। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। ध्यान से देखिए क्या होगा। क्या आप इसे बता सकते हैं? चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है कि कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दर्श दिखलाता है। मतलब 4 ग्राफ दिया है और इसमें आपको बताना है कि शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाने वाला ग्राफ कौन है। और ग्राफ है ए और टी के बीच यानी टाइम और सांद्रता के बीच है, ठीक है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए हम बताते हैं। देखिए अगर हम शून्य कोटि को देखा जाए, शून्य कोटि की अभिक्रिया देखी जाए शून्य कोटि की, तो टाइम और ए मतलब होता है सांद्रण, प्रतिकारक का सांद्रण, ठीक है। सांद्रण और टाइम के बीच जो समीकरण होता है वो होता है ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी होता है, ठीक है। ये आप निकाले होंगे जब पढ़े होंगे। तो ये है प्रारंभिक सांद्रण और ये है प्रारंभिक सांद्रण, ये है अंतिम सांद्रण और ये है रेट कांस्टेंट और ये है समय टी। अगर हम इसको उधर भेज दें तो ए बराबर हो जाएगा माइनस के टी प्लस ए नॉट। आप ध्यान दीजिए मेरे भाई, ये एक समीकरण है जिसको हम लाइन का समीकरण बोल सकते हैं, रेखा का समीकरण है ये, रैखिक का। आप ध्यान दीजिए ए जो है ये अंतिम सांद्रण है। ए को क्या बोलेंगे? अंतिम सांद्रण बोलेंगे। ये अंतिम सांद्रण है। के जो है ये दर नियतांक है, टी जो है ये समय है और ए नॉट जो है ये शुरुआती सांद्रण है, ठीक है। किसी अभिक्रिया में ये शुरुआती है, ये अंतिम है, ये दर है और ये टी है। देखिए मेरे भाई आपको यदि भारी लग रहा है ये सब चीज़ तो फिर आप इसके लायक नहीं हैं। आप चाहते हैं कि नहीं हम जल्दी जल्दी कैसे भी टिक आउट करके निकल जाएं, तो ऐसा होने वाला नहीं है।
क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे कठिन है चाहे कुछ भी है, धैर्य बना के रखिए। यही और यूट्यूबर नहीं बताते हैं क्योंकि उनका व्यू बढ़ता है। मेरे भाई मुझे कोई चिंता नहीं है, आप ध्यान से देखिए। तो एक लाइन का समीकरण है, और लाइन में अगर लाइन का समीकरण देखा जाए तो लाइन का समीकरण होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई वाई होता है एक्स वाई एक्सिस पे होता है, जैसे अगर हम खींचे तो ये होगा वाई और ये होगा एक्स होगा, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पे रहता है और यहाँ पे मेरे भाई जो एक्स होता है ये एक्स एक्सिस पे रहता है। एम को हम स्लोप कहते हैं, स्लोप मतलब होता है ढाल, ये ढाल होता है। और ये ढाल यानी एम का मान अगर प्लस होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और यदि एम का मान माइनस होता है तो ग्राफ ऐसे नीचे पाए बनता है, नीचे पाए बनता है। और सी होता है मेरे भाई, सी होता है कांस्टेंट जिस जो कि जहाँ पे काटता है, ये रेखा जहाँ पे काटता है, ठीक है। चलिए अब आप इस समीकरण को इस समीकरण से कंपेयर करिए। तो y के जगह पर a है, तो जाहिर सी बात है a लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सही से आप देखिएगा, थोड़ा कम दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ y के जगह पे a है और y की जगह पे a हो गया, और x जो यहाँ पे है, x यहाँ पे कंपेयर कीजिए, यहाँ पे है तो t है, तो x की जगह पे t है। और जो स्लोप है मेरे भाई, स्लोप m जो है उसके जगह पर k है, और m के जगह पर जो स्लोप है वो माइनस k है, यानी नेगेटिव है। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा उसमें ढलाव नीचे से होगा, ऐसे उसका ढलाव कहाँ होगा, नीचे, क्योंकि नेगेटिव स्लोप का जो ढलाव होता है वो नीचे बनता है, ग्राफ ऐसे ऐसे तिरछा बनता है। तो सबसे पहले वाली बात मेरे भाई कि के नेगेटिव है या नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ नीचे से बनेगा। तो ये ऊपर है तो ये नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये सीधा ही जा रहा है, नहीं होगा, ये नीचे पाया आ रहा है, देखिए नीचे पाया आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और C4 बिल्कुल, C4 चाचा जी। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, ये तो बारूद क्वेश्चन है मेरे भाई, एक बार अच्छा से पढ़िए इसको कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर बना लिए ना, ये किसी भी आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है, और ये 2018 का क्वेश्चन है मेरे भाई। आप इसे बनाकर दिखाइए कैसे बनेगा। चलिए, और तब हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे बनेगा ये। आपको बताना है कि क्या इसे बना सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि एक अभिक्रिया दिया है, ध्यान मत दीजिए, आगे पढ़िए। इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयु काल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। क्या बोल रहा है, इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रतिकारक यानी अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र है। तो जब भी कभी किसी का अर्ध आयु काल प्रतिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होगा मेरे भाई, तो वह पक्का उसका जो ऑर्डर होगा, उसका जो कोटि होगा अभिक्रिया का मेरे भाई, वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। याद रखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा। तो पहला हमको नॉलेज मिला कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इतना भारी भरकम जो है। अब उसके बाद कह रहा है कि N2 गैस थोड़ा सा कलर दूसरा लेते हैं, यहाँ पे देखिए, कह रहा है N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद, N2 गैस का आयतन, यहाँ पे देखिए N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्णता पर, यानी प्रतिक्रिया जब खत्म हो जा रही है, अभिक्रिया जब खत्म हो जा रही है, तो उस समय 100 लीटर हो जाता है। तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई क्या होगा। यहाँ पे बेसिकली दर पूछना नहीं चाह रहा है, ये दर नियतांक यानी के का मान पूछना चाह रहा है। देखिए, तो ये अभिक्रिया है, कह रहा है कि जो N2 का मान बन रहा है ये 10 मिनट में 10 लीटर बन रहा है, ठीक है। और जब अभिक्रिया खत्म हो जा रहा है, यानी यही N2 जब अभिक्रिया समाप्त हो जा रहा है, जब अभिक्रिया एकदम समाप्त हो जा रहा है तो 100 लीटर बन जा रहा है। यानी शुरुआत में यहाँ पे 100 लीटर होगा, तबे तो यहाँ अभिक्रिया खत्म होने के बाद 100 लीटर बना होगा। इसका मतलब जो शुरुआती सांद्रण होगा मेरे भाई, जो शुरुआती सांद्रण होगा वो 100 लीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। अभिक्रिया की जो शुरुआती सांद्रण है मेरे भाई, शुरुआती सांद्रण यानी ए का मान जो है वो 100 लीटर है, और 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद 10 लीटर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आपको के का मान निकालना है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का मान निकालने के लिए के बराबर होता है
2.303/t log बेस 10। यहाँ पे होगा मेरे भाई शुरुआती संरण ए, और यहाँ होगा ए शुरुआती संरण माइनस जितना खत्म हुआ है उतना। ठीक है, चलिए अब रखेंगे 2.303। खत्म होने में समय कितना लगा है? 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट, तो यहाँ रख देंगे 10 मिनट। और लॉग 10 ई का मान कितना होगा? शुरुआती संरण मेरे भाई कितना होगा? 100 लीटर, तो ए का मान हो जाएगा 100 बटा फिर ए का मान 100, और 100 में से कितना खत्म हो जा रहा है? तो 10 लीटर सांद्रण खत्म हो रहा है, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। 2.303/10 लॉग 100, ऊपर हो जाएगा मेरे भाई 100, और नीचे 100 माइनस 10 हो जाएगा 90। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या बचा? देखो यहाँ के बराबर बचा 2.303/10, यहाँ लॉग 10/9, और 10/9 को जब आप भाग देंगे, आप भाग देके देख लीजिए 2.303/10 लॉग, जब 10 में 9 से भाग देंगे तो मेरे भाई 1.12 के आसपास आएगा, 1.1, यानी 1.212 आ रहा है, तो ये एक से मान ज्यादा है। अब आपको देखना है कि ये किस ऑप्शन में है। ठीक है, 2.303/10 लॉग नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा ये। चलिए ऑप्शन नहीं होगा। 2.303/10 लॉग 5.0 यानी 5 दिया है, ये भी नहीं होगा। 2.303/10 लॉग 2.0, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, लगभग एक के करीब है, यानी लगभग में अगर कहा जाए तो 1.12 है, तो इसके करीब में थोड़ा आ रहा है। आगे भी देख लेते हैं, 2.303/10 लॉग 4.0, तो ये तो काफी दूर है, तो ये दूर है, ये दूर है, ये तो है ही नहीं। इसका मतलब दो जो है लॉग 2, ये थोड़ा नजदीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल C4 बिल्कुल छेदिया। आप देख लीजिए एक बार कैसे सॉल्व हुआ है, बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हुआ है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। बढ़े आगे, कैमरा सब ठीक है। चलिए 2018 का क्वेश्चन है, वो भी बिहार बोर्ड में, ये जेई लेवल का क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछ दिया है। देखिए चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बताइए। अभिक्रिया CH3COOH, यहाँ देखिए ये ईस्टर है, CH3C डबल बॉन्ड OOCH C2H5। मेरे भाई ये ईस्टर है, और ईस्टर हम शुरू में ही बताए थे, इसी वीडियो में आप सीधे पीछे जाएंगे तो COO जहाँ रहेगा वो ईस्टर होगा, और ईस्टर का अभिक्रिया किससे करा रहा है? पानी से, यानी इसकी अभिक्रिया पानी से करा रहा है। तो हम अभी बताए किसी भी ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराया जाए, पानी से अभिक्रिया कराया जाए, तो जो भी बने मेरे भाई, कुछ भी बने, अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो प्रथम कोटि होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर पूछ रहा है, यानी रेट किस पर निर्भर करता है भाई? क्या परमाणु भार पर निर्भर करता है, समतुल्य भार पर, अणु भार पर, या सक्रिय भार? देखिए मान लीजिए ए है और बी है, आपस में अभिक्रिया कर रहा है, ए बी बना रहा है। ठीक है, तो इसका कुछ द्रव्यमान होगा और इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, तो ये दोनों आपस में तब अधिक प्रतिक्रिया करेगा जब इसका एक्टिव मास यानी जो सक्रिय द्रव्यमान है, जो आपस में टकराने वाले द्रव्यमान है, जो आपस में टक्कर खा के प्रतिफल बनाने वाले द्रव्यमान है, वो ज्यादा है। ठीक है, तो एक्टिव मास पर यानी सक्रिय भार पर निर्भर करता है, तो सक्रिय भार जितना ज्यादा रहेगा मेरे भाई, उतना ही उस अभिक्रिया का दर का मतलब होता है स्पीड ज्यादा होगा, उतना ही वो तेज अभिक्रिया होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 41, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या इसमें से सही है? बिल्कुल चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये 2017 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इसमें से क्या सही है? देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे कि समय और प्रारंभिक सांद्रण में संबंध पूछे, यानी टाइम और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में पूछे संबंध,
तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा, टी हाफ बराबर होता है, यानी हाफ लाइफ टाइम, बराबर नहीं कर सकते आप, बराबर नहीं, समानुपाती होता है यहाँ पे, समानुपाती 1/a के पावर n-1। ठीक है। अब कह रहा है शून्य कोटि के, तो टी हाफ रहने देते हैं यहाँ पे, और 1/a के पावर यानी प्रारंभिक सांद्रता n का मान, n जो होता है n ऑर्डर है, n क्या है, ऑर्डर। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया दे रखा है यहाँ पे, तो n की जगह पे 0 रख देंगे, तो 0-1 हो जाएगा। तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 1/a के पावर 0-1 और जब -1 पावर रहे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा a, यानी बराबर नहीं है ये सब, सॉरी, यहाँ पे सब समानुपाती है, याद रखिएगा, ये सब के सब क्या है, समानुपाती है। ठीक है, यहाँ ये समानुपाती है, तो हो जाएगा टी हाफ समानुपाती ए, ये हो जाएगा। तो टी हाफ समानुपाती ए हो जाएगा। यहाँ पे पावर 1/2 दिया है मेरे भाई, ये सब टी हाफ होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, टी हाफ होगा। तो टी हाफ समानुपाती हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, फिर से रेट के बारे में पूछा है। रेट को हम स्पीड भी कहते हैं, वेग भी कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ घटता है, समय के साथ घट या बढ़ सकता है, या समय के साथ स्थिर रहता है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है वो समय के साथ घटता है। शुरुआत में अभिक्रिया काफ़ी फास्ट होता है और धीरे 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 अभिक्रिया का दर घटते जाता है, और लास्ट में अभिक्रिया जब खत्म हो जाता है, सांद्रण जब खत्म हो जाता है, तो दर बिल्कुल स्लो हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 43 है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, सॉरी नहीं है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया पहचानने का आपके पास तरीका है, बताई भी है, आप आराम से पहचान सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, चलिए अब बताइए, सॉरी थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा इसको। चलिए बताइए, क्या यह है, देखिए ईस्टर का जल अपघटन, यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है। यहाँ भी ईस्टर है और इसका NaOH से अभिक्रिया करा रहा है, तो ईस्टर का NaOH से अभिक्रिया कराना यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। H2O2 एक बड़ा सा चीज टूटकर छोटे छोटे में बदल रहा है, यानी ये वियोजन अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि है। ये भी एक बड़ा सा चीज टूटकर छोटे छोटे 2 अणुओं में बदल रहा है, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, यानी फर्स्ट ऑर्डर पूछ रहा है, नहीं है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी वाला जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल के लिए क्या सही है, इसमें देखना है। 2023 में क्वेश्चन आया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल यानी वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, और इनमें से सभी। देखिए, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, यहाँ पे ये गलत दिया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। बी जो सही है, फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है वो उसका अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ये पहले भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, और ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसको बताएंगे आप लोग कैसे सॉल्व होगा। ये कह रहा है एक रासायनिक अभिक्रिया है, 2O2 goes to 3O3, यानी ऑक्सीजन को ओजोन में बदला जा रहा है, निम्न प्रकार से होती है, एक ये है और एक ये है। तो O3 यहाँ पे O3 O2 प्लस O में बदल रहा है, और यह अभिक्रिया तीव्र हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे फिर ऑक्सीजन O3 से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के 2 अणु बना रहे हैं, ये मंद अभिक्रिया होती है। तो बताना है तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा, और ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए जब भी कोई बड़ा रिएक्शन दो छोटे छोटे रिएक्शन से मिलकर बना हो, जब भी कोई बड़ा रिएक्शन दो छोटे छोटे रिएक्शन से मिलकर बना हो, और उसमें एक फास्ट हो और एक स्लो हो, तो जिससे रेट निकाल सकते हैं वो होता है स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन को पकड़ेंगे
और इसी से हम आसानी से रेट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छा से बताएं तो किसी भी अभिक्रिया में जो स्लो रिएक्शन होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब उसी से रेट निकलता है। यानी O प्लस O3 गोज टू 2O2 से, मतलब इसी से रेट निकलेगा। तो रेट निकालने का तरीका क्या होता है, R बराबर के प्रतिकारक के सांद्रण पदों के घातों का देखेंगे ऐसे। तो एक का जो सांद्रण है O है और एक जो है O3 है। ठीक है, प्रतिकारक का ही लिखा जाता है। तो ये होगा, क्या ये ऑप्शन में कहीं है R यानी रेट बराबर के O3 का पावर 2, यानी O3 O3 O2 O3 O2 O3 O2, यानी यहाँ पे केवल O है, यहाँ पे O3 है। तो O ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, इसको मेरे भाई इस O3 को चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे कर सकते हैं, अब O3 तो रहेगा क्योंकि O3 ऑप्शन में है, O2 लाना पड़ेगा। तो O2 लाने के लिए हम पहले वाले समीकरण में चलेंगे, इस जो तीव्र अभिक्रिया दिया है ना इसमें चलेंगे। अगर हम इस समीकरण को पकड़े O3 गोज टू O2 प्लस O, तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं मेरे भाई, यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, के बराबर, यहाँ देखिए रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका होता है के बराबर प्रतिफल का सांद्रण बटा प्रतिकारक का सांद्रण। तो प्रतिफल का सांद्रण क्या है, O2 और O है, और प्रतिफल का सांद्रण क्या है, O3। ठीक है, अब यहाँ से हम O का मान निकालेंगे, यहाँ से O का मान, तो ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा और ये बटा में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा O3 के, और बटा में ये आ जाएगा, बटा में क्योंकि गुणा में है तो बटा O2 और इज इक्वल टू O। तो O का मान आ गया यहाँ से। अब इसी O का मान उठाकर हम उस वाले समीकरण में रख देंगे, तो देखिए क्या मिलता है, R इज इक्वल टू के, O का मान यहाँ से रखेंगे, यहाँ से, तो क्या आएगा, O3 इंटू के बाई O2। अब पहले से O3 यहाँ पे है तो O3। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, के, अच्छा यहाँ एक के है और यहाँ एक के है, तो दोनों गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ भी O3 है और यहाँ भी O3, तो O3 का पावर 2 और बाटा में क्या है, O2 का पावर 1। जब बटा वाला चीज को ऊपर भेजते हैं तो पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, R बराबर हो जाएगा के स्क्वायर O3 का पावर 2, और ये जो O2 का पावर 1 है ये हो जाएगा O2 का पावर -1। अब देखिए ये ध्यान से समीकरण, ठीक है, R बराबर के स्क्वायर O3 का पावर 2 और O2 का पावर -1। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, जो ये के का पावर स्क्वायर है, तो के एक क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई अंक होगा, 2 3 4 5 10 कुछ भी हो, तो कांस्टेंट का स्क्वायर भी करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा। तो हम कांस्टेंट का स्क्वायर भी हम के ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट ही लिखा जाता है यहाँ पे। तो इसको हम कहें कि कैसे लिख सकते हैं, तो R बराबर के O3 का पावर 2 और O2 का पावर -1। क्या ये ऑप्शन में कहीं है, देख लीजिए, यहाँ पे तो एक है, नहीं है। R O3 का पावर 2 और O2 का पावर -1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और बी फॉर बिल्कुल मेरे भाई बाहुफली। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे हुआ है, कोई भारी नहीं है। देखिए, जब भी कोई बड़ा अभिक्रिया दे और उससे दो छोटे छोटे अभिक्रिया हो, एक तीव्र हो और एक मंद हो, एक तीव्र हो एक क्या हो, मंद हो मेरे भाई। यहाँ देखिए दो अभिक्रियाएं हैं, एक तेज हो रही है और एक मंद हो रही है। तो जो मंद अभिक्रिया होती है ना, उसी से हम रेट निकालते हैं, क्योंकि जो स्लो अभिक्रियाएं होती है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब इसी से रेट निकलता है। तो जब भी आपको रेट निकालना हो तो इसी से निकालेंगे। तो हम इसी अभिक्रिया से यहाँ रेट निकाल दिए। जैसे हम रेट निकाले तो देखें कि ऑप्शन ये आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में ओ वाला तो है ही नहीं, तो अब ओ को तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओ को लिए चेंज कैसे कर सकते हैं, ओ का मान हम किसी दूसरे अभिक्रिया से निकालेंगे। तो ओ का मान हम इससे निकाल लेंगे, ये भी तो अभिक्रिया है। और एक और बात क्या है कि अगर ये दोनों अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया से निकला हुआ है तो इसका भी के का मान और इसका भी के का मान बराबर होगा।
ये दोनों की का मान बराबर होगा। तो यहाँ से की का मान निकाल कर हम यहाँ पे आराम से रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ठीक है, तो आराम से यहाँ से हम क्या निकाल लिए की। और ये अभिक्रिया जो है ऊपर वाला जो तीव्र है, ये कौन सी अभिक्रिया है? तीव्र है। तो इसका की का मान कैसे निकलेगा? प्रतिफल का सांद्रण बटा प्रतिकारक का सांद्रण निकाले, और यहाँ ओ आया, ओ का मान निकाल कर यहाँ पे पुट कर दिए, पुट करने के बाद ये आ गया। ठीक है, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे पास। चलिए मेरे भाई, टोटल 44 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन हम आप लोग के देने वाले हैं, आप लोग को देने वाले हैं। कैसा लगा ये वीडियो आपको बताना है ना। टोटल 44 क्वेश्चन था, इसमें पूरा हद तक कोशिश किए हैं कि सारे क्वेश्चन को हम लेकर आए। इसमें कुछ आसान क्वेश्चन भी हैं और भारी क्वेश्चन भी हैं। लगभग सारे क्वेश्चन हम करा दिए मेरे भाई। आप बताना है कि ये कैसा लगा, ठीक है? बस कमेंट करके बता देना है आपको। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।